गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास के अंदर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गुप्त साम्राज्य। हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, वो हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो हिस्ट्री हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। और प्राचीन भारत के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, गुप्त साम्राज्य, ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा के जो प्रथम पेपर होता है उसके अंदर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, और सेकंड पेपर जो हिस्ट्री के स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ये बीए बीएड सेकेंड ईयर का जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भी गुप्त साम्राज्य जो है वो विद्यार्थियों से प्राचीन भारत के अंदर पूछा जाता है। तो आइए साथियों, इसको शुरू करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त द्वारा की जाती है। अब श्रीगुप्त पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के अंदर आदि पुरुष कौन है। गुप्त साम्राज्य के आदि पुरुष जो है वो श्रीगुप्त रहते हैं। ये 240 ईस्वी के आसपास जो है वो अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं। इनके बाद में इनके पुत्र आते हैं घटोत्कच। ये दोनों का विवरण मिलता है और इसके अंदर ये लिखा गया है कि इन दोनों ने ही महाराज की उपाधि धारण की है। इनकी सबसे बड़ी जो उपाधि मिलती है वो क्या मिलती है? महाराज की मिलती है। इनके क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश व बिहार के आसपास का जो इलाका है ये इनके साम्राज्य का भाग रहा होगा। इनकी जो मोहरें मिली हैं वो सबसे अधिक कहाँ से मिली हैं? यूपी से मिली है, उत्तर प्रदेश से मिली है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी जो है वो इनका प्रधान साम्राज्य केंद्र रहा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्थापना की। तो स्थापना जो है, संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त जो है वो इनके संस्थापक हैं। इसके बाद में आते हैं कि इनके जो शक्ति का जो केंद्र है, वो जो शक्तिशाली शासक हैं उसके अंदर पहले शासक का नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो इनके प्रथम शासक के रूप में अगर हम देखें तो संस्थापक तो हो गए श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक की मैं बात करूं तो उसके अंदर चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। इनका शासनकाल रहता है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट रह जाते हैं? इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने का काम जो है वो इन्होंने किया है। इसके अलावा 319-20 ईस्वी में इन्होंने एक नया संवत चलाया है। कौन सा? गुप्त संवत चलाया है। तो गुप्त संवत चलाने वाले शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके अलावा लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है और उसके नाम के कुमार देवी प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, गुप्त साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया है। उसके अलावा इन्होंने गुप्त संवत चलाया है और अपने नाम से सिक्के भी चलाए हैं, जो कुमार देवी प्रकार के सिक्के जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ तक हमने जो देखा प्रमुख शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त जो है इसे एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार वी ए
V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है साथियों? भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया है। क्या किया है? गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करने का जो काम है वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया है। अब यह हम बात करें कि गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार है उसके अंदर शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसके बाद में समुद्रगुप्त ने जो है सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचनाकार कौन है? रचनाकार पूछे गए हैं बहुत बार। प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो है हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे। क्या थे? इनके दरबारी थे, इनके दरबार में रहा करते थे। इसके बाद में इस जो प्रयाग प्रशस्ति है इसे लिखने का काम किसने किया है? यानी कि लिखेगा कैसे? पत्थर की शिला पर जिस तरीके से मूर्तिकार ठोकर मार करके लिखता है उसी प्रकार उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्कीर्ण करना। तो लेखक अथवा उत्कीर्णकर्ता जो है वो कौन है? तिलभट्ट। इसकी भाषा पूछी गई है तो प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसे 100 युद्ध जीतने वाला बताया है। क्या बताया है? 100 युद्ध जीतने वाला शासक। इसके अलावा यहां पर समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में निपुण थे। क्या थे? वीणा बजाने के अंदर वो निपुण थे और इसलिए इसके अंदर इस प्रशस्ति के अंदर इनको कविराज की उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? कविराज की उपाधि दी गई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी वर्णन जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैं दोबारा बात करूं तो रचनाकार कौन है? हरिशेन। उत्कीर्णकर्ता तिलभट्ट। भाषा संस्कृत। इसके अंदर इसका वर्णन क्या दिया गया है? इसको 100 युद्ध जीतने वाला शासक बताया गया है। उसके अलावा यह भी बताया गया कि ये वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? कविराज की उपाधि दी गई। इसके अंदर इनके अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने का भी वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा साथियों इसके बारे में एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि ये किस शैली में लिखी गई है? तो इसको बोलते हैं चंपू शैली। अब क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब क्या है? यह पद्य व गद्य दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? चंपू शैली कहलाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किस शैली में लिखी गई है? वो चंपू शैली में लिखी गई है। अगर गुप्त साम्राज्य में क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन आ जाते हैं? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनते हैं इसमें इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद में रामगुप्त नाम का एक शासक आया जो 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक रहा है, लेकिन इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है। इसका वर्णन रामगुप्त की जो कथा है इसका वर्णन हमें मिलता है विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम।
विशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। उससे हमें रामगुप्त की कहानी का मालूम चलता है कि रामगुप्त जो है वो एक अयोग्य शासक था, एक निष्क्रिय परिवर्ती का था। रामगुप्त जो है वो एक निष्क्रिय परिवर्ती का शासक था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं करता था, इसके साथ में इसने क्या किया है कि इसको शराब पीने, शराब व जुए की लत थी। और कहा जाता है कि एक बार जुआ खेलते समय ये अपना सब कुछ हार गया और जुए के अंदर इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को भी लगा दिया। क्या किया? अपनी पत्नी ध्रुव देवी को भी जुए में हार गया। अब जब इस बात का पता चंद्रगुप्त द्वितीय को चला, किसे चला? चंद्रगुप्त द्वितीय को चला, तो उसने गुस्से में आकर के रामगुप्त की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। तो रामगुप्त की हत्या जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा की गई, ऐसा विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम के अंदर बतलाया गया है। अब नेक्स्ट शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इनकी उपाधियां पूछी जाती हैं। इनकी प्रथम उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल कितने साल का था? तो इसका शासनकाल जो है वो 380 से 415 ईस्वी तक है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से दूसरा शासक नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो 380 से 415 ईस्वी तक है। इनको विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि पूछी गई है। तो शकारी की उपाधि इनको क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने शकों का उन्मूलन किया है। क्या किया है? शकों का उन्मूलन यानी कि नाश किया है। तो शकों का उन्मूलक या नाशकर्ता के रूप में इनको शकारी की उपाधि दी गई है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इनके शासनकाल में चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री फायान जो है वो भारत आया था। यहां पर क्वेश्चन यहीं से आता है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है वो आई थिंक 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक जो है वो भारत में रहा था। साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि चीनी यात्री फायान ने भारत के बारे में जो वर्णन लिखा है वो अपनी किस पुस्तक में लिखा है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी चीनी यात्री फायान ने भारत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में लिखा है। उस पुस्तक का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब आते हैं शकों के उन्मूलन पे। तो शकों का उन्मूलन करने के लिए ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वो रुद्रसेन द्वितीय से करवाते हैं और उनके सहयोग से ये वाकाटक नरेश के साथ मिलकर के और शकों का उन्मूलन करते हैं। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त जो है ये इनके राज्य की शासिका बनती हैं और भारत की पहली महिला शासिका बनती हैं। भारत की पहली महिला शासिका बनती है कौन? प्रभावती गुप्त। और इनके मृत्यु के बाद में, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद में प्रभावती गुप्त जो है वो शासक बनती है, शासिका बनती है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे, जिसके अंदर कालिदास और वराहमिहिर
जैसे विद्वान जो है वो इनके नवरत्नों में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है ये वास्तव में गुप्त काल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथियों, आज के हम इस वीडियो के अंदर हमने गुप्त साम्राज्य देखा, तो गुप्त साम्राज्य जो है वो इसके बाद भी चलता है, कुछ शासक और भी आते हैं, लेकिन आज की इस लड़ी के अंदर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय तक देख लिया है। इसके बाद में कला साहित्य के साथ में हम लोग गुप्त साम्राज्य का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर देखेंगे स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और अंतिम गुप्त शासक के बारे में। इनके अलावा कुछ प्रशस्तियां हैं, उनके बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।